Jazz is told by contradictory multiple narrative voice. Instead of giving reader one omniscient narrator, Toni Morrison chooses to use two narrators. One gossipy, overtly hostile voice which presents itself as omniscient. ठीक है, एक जो था ना, देखिए इसमें दो दो नैरेटर्स हैं, दोनों नैरेटर्स ना आपस में स्विच ओवर करते हैं। ठीक है, एक जो था वो ऑमनिशेंट था, मतलब ऑमनिशेंट मीन के अननोन बंदा ना, एक्स वाई जेड नो वन नोज, वो क्या था, गॉसिपी था। ठीक है, और ओवरली हैव all the admitting only towards the end of the text to have based all of its conclusion on what it can observe, and an other narrative voice which often follows closely on the heels of the first. ठीक है, first narrator and the third narrator make no claims to complete knowledge, involves no inserts to the character, yet is involved in framing most of their conversation, sorry, उनकी बातें, thoughts and feelings, both the open flourish of the first narrator on the one hand and the complicated and inaccessible insight of the second narrator. अब ये कहानी बेटा फर्स्ट और सेकंड नैरेटर में जो है वो स्विच ओवर होती है, फर्स्ट नैरेटर ऑन वन हैंड और एक कॉम्प्लिकेटेड और इनएक्सेसिबल इंसाइट है सेकंड नैरेटर की, ऑन द अदर हैंड concurrently compromise the jazz music of jazz to create an omniscient narrator who is both first person and the third person. Omniscient is jazz. Like, because this combination symbolizes an incredible kind of improvisation, we can say that Morrison draws upon jazz music as the structuring principle for jazz. ठीक है, टॉनी मॉरिसन क्या करता है कि ड्रॉज अपॉन जैज म्यूजिक एज द स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल फॉर जैज। उसने एक स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल, वो अभी हम नैरेटर स्ट्रक्चरिंग नैरेटर की बात कर रहे थे ना, तो द नॉवल इज टोल्ड as if it were playing a jazz composition. ठीक है, बताया ही ऐसे गई कहानी जैसे कोई कॉम्पोजिशन हो किसकी, नॉवल की। अच्छा जी, एक म्यूजिक की, सॉरी, द disembodied narrator slips easily and guilelessly from third person, and all the narrator behaves like jazz musician. In an interview with Lynn Nearly of WNPR, Morrison herself declares that she does not want her reader to get any comfort or safety in knowing the personality of the narrator, or whether the narrator is indeed a man or woman, or black or white, or is a person at all. In fact, she manipulates gender coding in speech patterns in style. अब फर्स्ट नैरेटर क्या करता है, वो लाइव्स ऑफ कैरेक्टर को बयान करता है, एज्यूम देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। और बेटा ये सारा मैं ना आप लोगों को ये शेयर करने जा रही हूँ, ये पूरा जो आप लोगों का है, ठीक है, और ये आपको सारा समझ आ जाएगी, थोड़ा सा डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा और आपको सारा समझ आ जाएगा कि फर्स्ट नैरेटर और सेकंड नैरेटर होता क्या है। ठीक है, तो वो जो आप नैरेटर, और ये जो नैरेटर्स है ना, ये जॉनथन स्विफ्ट में भी हैं, आगे भी जाके बहुत सारी और स्टोरीज में ऑमनिशेंट नैरेटर्स आएंगे। तो बेटा ये आर्ट ऑफ नरेशन जो है ना बेटा, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कर रहे होते हैं बहुत गिनी चुनी बुक्स कर रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता एक भी बुक में से एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि अनसीन हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटा इसके कि एक न्यू बुक खोल के उसके 5 और सवाल करें, इन्हीं के 2-4 जो क्वेश्चंस है बेटा वो अच्छे से देख लें, ताकि पॉइंट्स बनाए बेटा, पॉइंट्स बना लेंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यू कैन डू एनी क्वेश्चन। इवन जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, अगर किसी भी कैरेक्टर का कोई क्वेश्चन होता है, आता है, और आपने कैरेक्टर पोर्ट्रेयल कैसे करना, उसके पॉइंट्स बना, कैरेक्टर सिंबलाइज क्या करता है, उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट में फॉइल कैरेक्टर कौन सा है, उस वो कैरेक्टर कौन सी थीम्स को एलेबोरेट करता है, किस सोसाइटी को एलेबोरेट करता है, उस कैरेक्टर की फीलिंग्स, उसके इमोशंस, ये सारी चीजें क्या हैं। ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, अगर वो मैरिड है कैरेक्टर तो उसका मैरिटल स्टेटस कैसा है, अगर वो अनमैरिड है तो उसका वो वाला स्टेटस कैसा है। ये सारी चीजें अगर आप इसके की पॉइंट्स यानी 10 बना लें और उस पर 10 पॉइंट्स लिख दें, 10 पैराग्राफ्स लिख लें, आपके तो 1000 वर्ड्स वैसे ही पूरे हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा, इस वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जी आप ना पॉइंट्स बनाएंगे। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछिए।